नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट यानी हमारे जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उससे संबंधित हमारी जो रिवीजन की क्लास चल रही है, ये इसका अगला एपिसोड है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने फंडामेंटल राइट के इससे पहले 2 वीडियो यानी 2 एपिसोड रिवीजन के मैं अपलोड कर चुका हूं। आशा करता हूं दोस्तों आपने उनको देख लिया होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हमने जब देखा था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है या फिर जो मूल अधिकार है उनकी संख्या कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद में कब की गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, ये सब जानकारी दोस्तों इससे पहले हम प्राप्त कर चुके हैं। आज दोस्तों हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर उसमें 18 तक इसका विवरण मिलता है। अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, यहाँ तक दोस्तों जो ये 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। इन 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के अंदर दोस्तों समानता या फिर समता से संबंधित दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले का जो एपिसोड है उसमें हम अनुच्छेद नंबर 14 और 15 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले चुके हैं। आज दोस्तों इस एपिसोड के अंदर हम अनुच्छेद नंबर 16 और अनुच्छेद नंबर 17 और अनुच्छेद 18 से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। जब दोस्तों ये वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। लेकिन दोस्तों आपको रिवीजन के जो वीडियो चल रहे हैं, रिवीजन के जो एपिसोड चल रहे हैं, उनको क्रम वाइज देखना है। साथ ही दोस्तों जो 11.25 घंटे का एक कंप्लीट वीडियो है, जो कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीट वीडियो लिखेंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल पर। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके साथ में दोस्तों ये रिवीजन कीजिए। और जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनको जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उनका रिवीजन साथ साथ आपको करना होगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों सफलता को पाने के लिए रिवीजन आपको करते रहना है। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं सबसे पहले जो मूल अधिकार से संबंधित हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसमें सबसे पहले दोस्तों आज हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 16 के बारे में। तो अनुच्छेद नंबर जो 16 है, इसके अंदर दोस्तों किस प्रकार का उल्लेख किया गया है, वो है दोस्तों आपके यहाँ पर अवसर की समानता। यानी दोस्तों राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, अवसर की समानता यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद नंबर 16 में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि किस प्रकार का अवसर जिसमें राज्य भेदभाव नहीं करेगा, उसका उल्लेख दोस्तों आप अनुच्छेद नंबर 16 और क्लॉज 1 के अंदर इसको परिभाषित किया गया है कि राज्य के अधीन जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनके अंतर्गत दोस्तों किसी भी प्रकार से न तो जाति से संबंधित कोई भेदभाव होगा, न लिंग के आधार पर, न धर्म के आधार पर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य के समक्ष जो भी नागरिक हैं वो इस नौकरी को पाने के हकदार हैं और उनका ये मौलिक कर्तव्य बनता है। लेकिन दोस्तों इसका अपवाद भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 16 और क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि ये जो नौकरियों में समानता दी गई है, इसमें राज्य क्या नहीं करेगा दोस्तों, सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जो कि मैंने आपको बताया था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा इन नौकरियों में। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद नंबर ये है दोस्तों आपके 16 और क्लॉज 3,
इसमें क्या कहा गया दोस्तों, संसद के द्वारा योग्यता का निर्धारण करना। अब दोस्तों जैसे मान लो आप कहेंगे कि मेरा तो आईएएस बनना मौलिक अधिकार है और आपने पढ़ाई कर रखी है 10वीं पास, क्या आप 10वीं पास में आईएएस बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, और मैं भी यही कहता हूं और संविधान भी कहता है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है दोस्तों संसद के पास। अब दोस्तों ये तो हो गई बहुत बड़ी बात कलेक्टर की, लेकिन दोस्तों छोटी सी बात बताता हूं मैं। आप हो अनपढ़, आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है और आपको चाहिए सरकारी नौकरी, तो दोस्तों आप खुद बताइए, आपने जब पढ़ाई नहीं की है तो सरकारी नौकरी आपको कैसे मिलेगी? नंबर एक बात। दूसरी बात, चलो मान लेता हूं आपने कुछ पढ़ाई की भी है, लेकिन आपने 8वीं 10वीं पास करके स्कूल छोड़ दिया है, उसके बाद में दोस्तों आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए दोस्तों आपके पास में एमए होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों वर्तमान समय में आपको पता है आने वाले समय में पीएचडी भी अनिवार्य कर दी जाएगी कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी जो भी होगी आपको पाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन कब? जब आप इन शर्तों को पूरा करेंगे, यानी दोस्तों संसद के द्वारा जो शर्तें रखी गई है उस पद के लिए, शर्तों का मतलब है दोस्तों यहाँ पर योग्यता का निर्धारण किया गया है। योग्यता मतलब दोस्तों आपने देखा होगा जब भी कोई वैकेंसी निकलती है किसी भी सरकारी विभाग में, जैसे मान लो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ स्टेट पुलिस, वहां पर भी दोस्तों चाहे वो कांस्टेबल है तो उसके लिए अलग से योग्यता निर्धारित की गई है, एज लिमिट अलग की गई है, एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए वो भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बताया गया है, नियम बनाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों जब आप उससे आगे जाएंगे, जैसे मान लो आप उसी स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप डीवाईएसपी बनना चाहते हैं, तो इस प्रकार में क्या है दोस्तों, जैसे आरएस बनना है आपको, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम देना है, तो उन सब के लिए क्या है सरकार ने एक नियम निर्धारित कर रखा है, और वो नियम निर्धारित करने के लिए दोस्तों ये संसद को शक्ति देता है अनुच्छेद नंबर 16 क्लॉज 3, जो कि संसद को क्या शक्ति देता है कि आप जो भी सरकारी नौकरी है उसके अंदर एज यानी दोस्तों आपकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी आयु का बच्चा है वो भर्ती हो सकता है किसी भी फौज में या फिर दोस्तों मिलिट्री पैरामिलिट्री किसी भी विभाग में, और या फिर दोस्तों न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, इन दोनों के बीच में दोस्तों आपको पता है कितना अंतराल होना चाहिए, वो दोस्तों ये निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद ये भी निर्धारित कर देगी कि इस पद पर आने के लिए आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये दोस्तों आप सबको पता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16 और दोस्तों क्लॉज उसका 3 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहां पर इस प्रकार का प्रावधान किया गया था, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है कौन से भाग में है, और मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने इससे पहले के वीडियो देख लिए हैं रिवीजन के तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब देखेंगे आप अनुच्छेद नंबर 16 और क्लॉज 4। अब दोस्तों अनुच्छेद नंबर 16 का क्लॉज 4 जो है ये क्या करता है, ये एक अपवाद है किसका, जो आपने ऊपर देखा है कि सरकारी नौकरी में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, नंबर 1। दूसरी दोस्तों सरकारी नौकरी में समानता यानी अवसर की जो समानता है इसमें भेदभाव होगा, यहाँ पर क्यों होगा वो मैं बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ओबीसी को जो आरक्षण से संबंधित है या फिर एससी एसटी मतलब जो भी आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण किन आधार पर होगा वो भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उसके लिए दोस्तों अलग अलग मंडल आयोग है, अलग अलग प्रकार के आयोग बने हैं, उनकी सिफारिशें हुई है, उनके बाद में दोस्तों इस प्रकार का प्रावधान किया गया है।
तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे जो अनुच्छेद नंबर 16 क्लॉज 4 है, इसके अंदर ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है इससे संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि संपूर्ण जितनी भी सीटें होगी उसका 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये दोस्तों प्रावधान किया गया है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो ओबीसी के अंदर ही क्या है, क्रीमी लेयर, ये शब्द दोस्तों आपने जरूर सुना होगा और इससे संबंधित भी आपको संपूर्ण जानकारी दोस्तों दी जाएगी। अब दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये जो ओबीसी है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग बने थे उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में दोस्तों ओबीसी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद नंबर है वो है आपका 340। यानी दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 340 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी से संबंधित संपूर्ण जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो इसी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के तहत मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ओबीसी का उल्लेख आपको इसी अनुच्छेद में मिलने वाला है। अब दोस्तों फर्स्ट आयोग बना था ओबीसी आयोग, ये दोस्तों 1953 के अंदर, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों काका कालेकर, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जो भी सिफारिशें की उन सिफारिशों को माने नहीं किया गया, यानी दोस्तों उन शर्तों को माना नहीं गया। जब नहीं माना गया तो दोस्तों हुआ क्या, आप सबको पता है, दंगे होने थे और उसी प्रकार से दोस्तों दंगा फसाद चला, हड़तालें हुई और इस प्रकार की घटनाएं घटने के बाद दोस्तों आगे चलकर ओबीसी का सेकंड जो आयोग है वो दोस्तों 1779 के अंदर बना और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों वीपी मंडल। तो इस समय दोस्तों क्या होता है, उनकी शर्तों को मान लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है दोस्तों आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये जो विवाद है दोस्तों ये है 1992 का। और उसके बाद में दोस्तों नागार्जुन वर्सेस भारत संघवाद, ये 2002 का है। और इन्हीं दो विवादों से दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आया जिसके अंदर ये प्रावधान कर दिया कि जितनी सीटें हैं उनका 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दोस्तों इससे संबंधित और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो कि लेटेस्ट है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया जो कि था दोस्तों आपका 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और किन के लिए किया गया दोस्तों, ये किया गया था आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी नागरिक थे, उनके लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया गया 10%। और ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय था दोस्तों। लेकिन आप सबको पता है कि आरक्षण 10% ये पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों पर्याप्त नहीं है। अब दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि आरक्षण की जरूरत तो सबको है, लेकिन दोस्तों आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर, यानी चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो जनरल का हो या ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी तक जितनी भी सरकारें आई है इस प्रकार के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने में विफल रही है। अब दोस्तों ये ठीक किया इन्होंने 10% आरक्षण देना, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि आपने गांव देहात में देखा होगा दोस्तों, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो ये जरूरी नहीं है कि एससी एसटी में या ओबीसी में है वही आर्थिक रूप से कमजोर है। दोस्तों आर्थिक स्थिति अगर किसी भी व्यक्ति की खराब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों गरीब गरीब ही होता है, चाहे वो एससी का गरीब हो या फिर ओबीसी का गरीब हो या जनरल का गरीब हो। गरीब तो दोस्तों गरीब है, आर्थिक स्थिति से अगर वो सक्षम नहीं है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसको क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए, और इसी आरक्षण के माध्यम से वो क्या कर सकता है, अपनी जो गरीबी है, अपना जो दलदल में जो फंसा हुआ है वहां से दोस्तों निकल करके वो किस में आ सके, ये क्रीमी लेयर पार कर सके। और जैसे क्रीमी लेयर पार करता है उसको आरक्षण से निकाल देना चाहिए या फिर उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी दोस्तों इससे संबंधित अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पर दोस्तों जानकारी हम लेने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 17 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद नंबर 17 किस से संबंधित है, तो ये है दोस्तों छुआछूत से संबंधित, यानी दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन। लेकिन भारतीय संविधान में जब इसे शामिल किया गया तो इसकी व्याख्या नहीं की गई, यानी दोस्तों इसको पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता किसे कहेंगे, या फिर दोस्तों अस्पृश्यता के लिए उन्होंने कोई भी पर्याप्त एक व्याख्या नहीं रखी कि इसको हम अस्पृश्यता कहेंगे। न तो दोस्तों ये भारतीय संविधान में इसकी व्याख्या मिलती है और न ही बाद में जो संशोधन वगैरह किया गया उसमें मिलती है। लेकिन दोस्तों ये जरूर है कि अगर इस प्रकार की कोई भी घटना देखने को मिलती है छुआछूत से संबंधित या अस्पृश्यता से संबंधित, तो उसके लिए क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 1955 के अंदर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया दोस्तों 1955 के अंदर, और अब दोस्तों उसको थोड़ा और अधिक कठोर बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों, इसे 1976 के अंदर संशोधन करके दोस्तों इसको और अधिक कठोर बना दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर अस्पृश्यता से संबंधित क्या हो न सके दोस्तों, भेदभाव ना हो सके। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो शिक्षित लोग नहीं है या फिर दोस्तों जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहां पर आज भी भारत के अंदर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर कास्ट से संबंधित या धर्म से संबंधित इस प्रकार का दोस्तों अस्पृश्यता का भेदभाव करके उनको मंदिर में उस समय नहीं घुसने दिया जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही देश आजाद हुआ उस समय दोस्तों धीरे धीरे क्या है, इस प्रकार के यहाँ पर नियम बनाने पड़े, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि ये जो भेदभाव होता था अस्पृश्यता के आधार पर, ये दोस्तों सही नहीं था, और इसीलिए दोस्तों इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया और ये मौलिक अधिकार बनाया गया है इसको। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 18 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो उपाधियां हैं उनका अंत करने की बात की गई है, और इसी के अंदर दोस्तों जो आपको उपाधियां मिलेगी किसके तरफ दोस्तों, सेना व विद्या को छोड़कर। विद्या मतलब दोस्तों आपने पढ़कर अगर मेहनत करके कोई भी उपाधि डिग्री हासिल की है तो उसको यहाँ पर अंत नहीं किया गया, क्योंकि वो आपने मेहनत से प्राप्त की है। लेकिन दोस्तों कुछ अंग्रेजों के समय क्या है, जो अंग्रेजों के पिछ लघु थे, यानी दोस्तों अंग्रेजों के जो तलवे चाटने वाले थे, जिन्होंने 1857 की जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी उस समय भारतीयों का साथ न दे करके उन अंग्रेजों का जो साथ दिया था, तो वो क्या करते थे, जो साथ देने वाले होते थे उनको एक स्पेशल उपाधि या फिर दोस्तों उनको क्या है, एक ऐसा नाम दे दिया जाता था जिससे उनको काफी फायदा होता था। जैसे दोस्तों आप देखेंगे तो ये है दोस्तों आपके जैसे लॉर्ड है, राय बहादुर है, दीवान, महाराजा, इनसे संबंधित ये जो उपाधियां दी गई थी ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। किनको, ये इन लोगों को दी गई थी दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। और वो लोग क्या करते थे दोस्तों, रंग रूप में तो भारतीय थे लेकिन दोस्तों विचारों से वो भारतीय नहीं थे, बल्कि क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए दोस्तों उनको इस प्रकार की उपाधि दी गई, और इस उपाधि से क्या होता था दोस्तों, उनको आर्थिक लाभ होता था। इस उपाधि से क्यों होता था, जैसे दोस्तों
कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र है वहां पर दोस्तों किसी को लॉर्ड की उपाधि देगी या फिर राय बहादुर की दे दी, दीवान, महाराजा, ऐसे कुछ बना दिया तो वो आपको पता है वहां पर टैक्स वसूलीकार इन्हीं को दे दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, वो आर्थिक रूप से वहां पर लाभ लेते थे। तो ये तो दोस्तों उपाधियां थी जिनको अंत किया गया। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो कि अवार्ड बनाम उपाधि, यानी दोस्तों अवार्ड और उपाधि में क्या अंतर है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। उपाधि के अंदर दोस्तों क्या है, ये आर्थिक लाभ से संबंधित है उपाधि। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 18 और क्लोज 1। अनुच्छेद नंबर 18 के क्लोज 1 में कहा गया है कि आप अगर सेना में हैं या फिर दोस्तों आप शिक्षा के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई डिग्री प्राप्त करते हैं, कोई उपाधि प्राप्त करते हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार की भाई संसद के अंदर इस प्रकार का कोई भी आज तक न तो संविधान संशोधन किया गया है और न ही कुछ अलग प्रकार का प्रावधान किया गया है। आपने जो मेहनत से प्राप्त किया है उस उपाधि का अंत यहाँ पर नहीं कर सकती संसद। तो ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इसलिए दोस्तों ये उपाधियों से संबंधित आपने देख लिया। अब चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 18 और क्लोज 2 में क्या कहा गया है। जैसे मान लो दोस्तों आप विदेश से कोई भी सामान लेते हो, यानी सामान का मतलब है उपाधि लेते हो या फिर कोई भी पुरस्कार लेते हो, तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अगर दोस्तों आप राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेंगे तो दोस्तों आप पर क्या है, दंड का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 18 का उल्लंघन होने पर वर्तमान समय में कोई भी दंड की यहाँ पर प्रक्रिया नहीं है या फिर प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ऐसी गलती कर दी, इसका उल्लंघन कर दिया, तो संसद को इतनी शक्ति दी गई है, इसको पावर दिया गया है कि वो नियम बना सकता है या फिर कानून बना सकता है आपको दंड देने के लिए। और अब दोस्तों इसी भय के चलते कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि मैं इस का उल्लंघन करूं। और दोस्तों आप सबको पता है भारतीय संविधान, जहां भी दोस्तों लोकतंत्रात्मक सरकार होती है या फिर लोकतंत्रात्मक जो भी संस्था होती है, राज्य होता है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का लिखित या अलिखित संविधान है तो आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वहां पर सर्वोपरि कौन होता है दोस्तों, संविधान होता है। और संविधान के अंदर दोस्तों मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन के। दोस्तों आपको मैंने बताया था जो शुरू के वीडियो थे उनमें कि मनुष्य का चहुमुखी विकास के लिए या सर्वांगीण विकास के लिए दोस्तों मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। आशा करता हूं दोस्तों अनुच्छेद नंबर यहाँ पर 15 और 16 इससे संबंधित भी संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त कर ली, 14 से संबंधित भी और 17 और 18, यानी दोस्तों ये जो 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर मैंने बताए हैं उससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 5 अनुच्छेदों से संबंधित तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इनका अपवाद जो है दोस्तों वो भी मैंने इसी जो श्रृंखला है इसी में बताया है बहुत विस्तार से। आशा करता हूं आपने वहां से उनको कवर किया होगा। वीडियो दोस्तों मिस नहीं करना, मिस का मतलब है यहाँ पर आपने आज का एपिसोड देख लिया लेकिन इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप क्रम वाइज किसी भी वीडियो को नहीं देखेंगे तो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।